हर हर महादेव साथियों, आप सभी का हार्ट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम भाग 43। लगता है कि कोई प्रॉब्लम है सरल। अर्जुन के इस अंदाज पर अर्पिता कुछ घबरा गई। थील साहिर के न होने पर जितेंद्र जी थे और जितेंद्र जी फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौट चुके थे, जहां की गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। शाहिद ने काम के प्रति समर्पण तो उन्हीं से सीखा था। सुबह से 2 बार अर्पिता जितेंद्र जी से बात सुन चुकी थी, जबकि गलती उसकी नहीं, अर्जुन की थी। और उसके बाद अर्जुन को भी उनकी तेज नज़रों का सामना करना पड़ा था। सर, मैं ये फाइल कंप्लीट करके जितेंद्र सर को देकर आती हूँ और उसके बाद आपकी मदद करती हूँ। अर्पिता तेजी से बोली। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला दिया। एक गहरी सांस छोड़ते हुए वह अर्पिता के डेस्क की तरफ कुछ झुक गया। वह आज शाम के लिए कुछ अर्पिता से बोलना चाह रहा था, पर अर्पिता को काम में व्यस्त देखकर बोलने में सोच रहा था, इसलिए उसने अपनी नज़रें अर्पिता के कंप्यूटर पर जमा दी थी। ठीक उसी वक्त अर्जुन का केबिन नॉक हुआ। अर्जुन झटके से पीछे मुड़ा। सामने सत्यम खड़ा था। भाई आप? अर्जुन झटके से सीधे खड़ा हुआ। हाँ, अगर इधर से खाली हो, कुछ काम करने की फुर्सत मिल जाए तो मेरे साथ आओ। सत्यम ने एक सीरियस लुक अर्जुन और अर्पिता के ऊपर पास किया और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। सत्यम की नज़रों को समझकर अर्पिता ने अपना सर और झुका लिया था, जबकि अर्जुन मुंह बनाते हुए खड़ा था। सारे के सारे मेरे ही दुश्मन बन पड़े हैं। यह नहीं कि छोटे भाई की नया पार लगा दे, तो इन्हें तो बस छेद करना ही आता है। अर्जुन धीरे से बड़बड़ाया और सत्यम की केबिन की तरफ जाने के लिए जैसे ही उसने कदम बढ़ाया था कि अर्पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन का दिल तो धक से धड़क गया। एक खुशगवार हैरत से उसने अर्पिता की तरफ देखा। क्या हुआ, नहीं जाऊं? अर्जुन ने खुश होते हुए पूछा, जैसे कि अर्पिता के एक बार ना कहने पर वह जाएगा ही नहीं। अर्पिता ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, चले जाइए, पर जो सुबह आपने फाइल बनाई थी ना, जो कि सत्यम सर के सिग्नेचर के बाद जितेंद्र सर को जानी थी, उसमें कई सारी मिस्टेक थे। मुझे लगता है कि सत्यम सर उसी के सिलसिले में आपको बुलाने आए हैं। अर्पिता की बात सुनकर अर्जुन का मुंह और उतर गया। सुबह बात जब आप जितेंद्र सर के केबिन में गए थे तो उसी समय सत्यम सर गुस्से में वह फाइल लेकर आए थे। मैंने वह फाइल कंप्लीट कर दी। आप ये फाइल सत्यम सर को दे दीजिएगा। तब शायद उनका गुस्सा कुछ काम हो जाए। अर्पिता ने अपने डेस्क से फाइल निकालकर अर्जुन के सामने करते हुए कहा, थैंक यू। अर्जुन की आंखें चमक उठी थील। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद घर मत जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। मैं ये फाइल भाई को देकर आ रहा हूं, तो मेरा यहीं पर इंतजार करना। अर्जुन ने तेजी में कहा और फाइल लिए हुए सत्यम के केबिन की तरफ निकल गया। समझ में नहीं आता है कि जब अर्जुन सर दिन रात काम ही करते हैं तो फिर इनका काम कंप्लीट कैसे नहीं होता। क्या वह राणा एम्पायर से कुछ अलग कर रहे हैं? पर बताएगा कौन और पूछेगा कौन? खैर छोड़ो, हमें तो राणा एम्पायर में ही काम करना है। अर्पिता ने अफसोस से सर हिला दिया और अपनी नज़र अपने टेबल पर जमे हुए फाइल पर डाली। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी कहाँ फ्री होना है? मुझे तो लगता है कि इन सब चीज़ों को निपटाने में मुझे कल तक का समय लगेगा। गहरी सांस छोड़ते हुए अर्पिता ने अपने मन में सोचा और दोबारा अपने कंप्यूटर पर झुक गई। इधर जितेंद्र जी के केबिन में अर्जुन, सत्यम, जितेंद्र जी, प्रेम जी के साथ साथ अमरिंदर जी भी मौजूद थे। शायद अब फैसले की घड़ी आ रही थी। पर इधर तो प्रेम नैना धीरे धीरे ऊपर चल रही थी। वैसे राणा सा, आज आपको कुछ जल्दी नहीं आ गए हैं? साहिर को अपने कपड़े निकालते हुए देखकर जिंदगी तेजी से बिस्तर से उतरकर अलमारी के पास खड़ी हुई। क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? जिंदगी के हाथों से कपड़े लेते हुए साहिर ने पूछा। नहीं। क्या? साहिर ने एक भौं तानते हुए पूछा। मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। जिंदगी ने अपने होठों पर उंगली रख ली। अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली। हमेशा उल्टी सीधी बातें होठों से निकल रही है। कुछ देर मुंह पर ताला लगाना होगा। जिंदगी ने साहिर के चेहरे के बिगड़े हुए भाव को देखकर अपने मन में सोचा, कितनी भी खुद को शेरनी बनाने की कोशिश करती थी या फिर साहिर के सामने डटकर खड़ी हो जाती थी, पर दिल के एक कोने में जो साहिर के नाम से उसके अंदर डर बैठा हुआ था, वह साहिर के गुस्से को देखकर तुरंत पूरी तरह से उस पर पूरी तरह से काबिज हो जाता था।
एल इसके आगे जिंदगी की जुबान पर ताला लग जाता था। एल, यह नहीं चाहिए। एल, साहिर ने वापस जिंदगी के हाथ में कपड़े रखते हुए कहाल। जिंदगी ने हैरान होकर अपने हाथ में लिए हुए कपड़े को देखा। एल एक लूजर, गोल गले का टी शर्ट और लोअर था जो कि साहिर घर पर पहनता था। अब क्या चाहिए? एक जीन्स और टी शर्ट निकालो। साहिर इस डिमांड पर जिंदगी ने कुछ हैरानी से उसकी तरफ देखा। कहीं जाने वाले हैं क्या? जिंदगी पूछना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ नहीं बोली। साहिर के क्लोजेट में जीन्स के अच्छी खासी कलेक्शन थी, पर बहुत कम मौके पर उसने साहिर को जीन्स पहने हुए देखा। थाल जनरल फॉर्मल पैंट शर्ट या फिर बिजनेस सूट, कोट पेंट ब्लेजर ही उसके इंटरेस्ट में होते थे। एल, कौन सा? अपनी पसंद से कुछ भी निकाल दो। एल, चुपचाप जिंदगी ने अपनी पसंद का जीन्स और टी शर्ट निकालकर साहिर के सामने कर दिया। तुम भी अपनी एड्रेस चेंज करो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। साहिर ने जिंदगी के हाथ से कपड़े लेते हुए कहा। कहाँ? जिंदगी के होठों से निकला। जब चलोगी तो वहीं पर देख लेना कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे जिन जगहों पर सवाल करना चाहिए वहां कुछ नहीं पूछती, पर जहां सवाल नहीं करना चाहिए वहां तुम्हारी सवालों की पोटली बंद ही नहीं होती। साहिर ने हल्के से जिंदगी के नाक से अपने होंठ रगड़ते हुए कहा। एल, मतलब? लेकिन जवाब देने से पहले ही साहिर वॉशरूम के अंदर जा चुका। थाल जिंदगी ने कंधे उसका दियल। ये तो चले गए, पर मैं क्या पहनूं? अब जिंदगी अपनी वार्डरोब खोले हुए परेशान सी खड़ी थी। एल दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही अमरिंदर जी के दिल में पहला ख्याल आया कि वह प्रतीक सिन्हा सिसोदिया से यहीं पर मिलकर आमने सामने बात कर ले। लेकिन फिर अचानक से उनके दिमाग में सत्यम से हुई बातचीत याद आयल। वह सोच में पड़ गए थे। अगर प्रतीक सिन्हा सिसोदिया के दिल में ईमानदारी होती, या फिर वह मुझे मेरी संपत्ति लौटाना चाहता, तो निश्चित इतने सालों में एक बार भी वह मुझसे कंसल्ट करने की कोशिश जरूर करता। और दूसरे में प्रतीक सिन्हा सिसोदिया है बड़ा दुष्ट प्राणी। अगर मैंने सीधे जाकर उससे कुछ पूछा तो वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास फिलहाल में कोई सबूत नहीं है। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि अगर प्रतीक सिन्हा सिसोदिया को इस बात की भनक भी लग गई कि मैं अपनी संपत्ति को वापस हैंडओवर करना चाहता हूं, तो वह सतर्क हो जाएगा। असावधान शत्रु पर वार करने से ही सफलता मिलती है। एल, इसलिए उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से ही सीधे प्रतापगढ़ के लिए कैब हायर कर लील। उन्होंने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी थी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी अमला को भी नहीं। रास्ते में उन्होंने सत्यम को फ़ोन किया। कहाँ हो इस वक्त? घर पर ही हूँ। सत्यम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। एल, क्यों? ऑफिस नहीं गए अभी तक? तैयार हो रहा हूँ डैड। एल, सत्यम ने जवाब दिया। और साहिर कहाँ है? साहिर भाई सा दिल्ली गए हुए हैं। सत्यम ने बताया। अभी तक वापस नहीं आया? सी अमरिंदर जी ने कुछ हैरत के साथ पूछा। एल, नहीं। सत्यम ने इनकार करते हुए कहा। क्यों? अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ क्या? अमरिंदर जी ने जानना चाहा। एल, उन्हें वहां पर काम करना ही नहीं है। अपनी कलाई में घड़ी डालते हुए सत्यम ने जवाब दिया। उसका फोन उसके कंधे और कान के बीच दबा हुआ था। एल, मतलब? जितेंद्र काकोसा का कहना है कि जब आप आ रहे हैं तो आपके आने का इंतजार कर लिया जाए और उसके बाद सीधे प्रतीक सिंह सिसोदिया से बात की जाए। ये बात जितेंद्र ने कही है सत्यम? अमरिंदर जी को अच्छी खासी हैरानी थी। एल, हाँ, आपने जो मना किया था कि प्रतीक सिंह सिसोदिया से इस मैटर पर कोई बात नहीं करनी है, तो जितेंद्र काकोसा इसी बात से सहमत थे। एल, उनका कहना था कि आपका कहना सही। हैल, प्रतीक सिंह सिसोदिया को तब तक इस काम की भनक नहीं होनी चाहिए जब तक कि यह काम पूरी तरह से धरातल पर उतरकर नहीं आता। एल, वरना वह निश्चित इसमें कुछ न कुछ रोड़ा अटकाएगा। एल, पहले हमें हमारी संपत्ति का मालिकाना हक दिलवा दिया जाए, उसके बाद नए सिरे से इन जमीनों के असली मालिक के साथ ही कांटेक्ट बनेंगे, यानी कि हमारे साथ प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट का काम होगा। बाकी जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हैल, उसके अनुसार काम हो रहा हैल। सत्यम ने पूरी डिटेल में बताया। एल, अच्छी बात है। अमरिंदर जी ने सर हिलाया। एल, पर सत्यम के मुंह से जितेंद्र जी की बात सुनकर अमरिंदर जी सोच में पड़ गए।
थेल, शमशेर सिंह राणा के लिए जितेंद्र जी क्या अहमियत रखते थे, वह जानते थे और इसी चीज़ से उन्हें सबसे ज़्यादा चिढ़ होती थी। कभी कभी जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हमें कदर नहीं होती, या फिर गलत इंसान को सही इंसान से हमेशा दिक्कत होती। हैल पर जैसे जैसे गलती समझ में आने लगती, हैल सही इंसान की बातें और उसकी कदर समझ में आने लगती। हैल वही हाल अमरिंदर जी का सत्यम जी जितेंद्र जी को लेकर थाल। जब तक प्रतापगढ़ में रहे थे तब तक जितेंद्र जी से उनकी कभी नहीं बनील, पर यहाँ से जाने के बाद जब खुद का अपना बिजनेस जमाने लगे तो अधिकतर जितेंद्र जी की कही हुई बात उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। तब उन्हें लगता था कि जितेंद्र के फैसले बिजनेस के मामले में सही होते हैं, और बाद में जब प्रतापगढ़ राणा अंपायर सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगाल, तब तो जितेंद्र जी की प्रतिभा खुलकर सबके सामने आ गई थी। आपसी निजी विवाद तो अलग चीज थी, लेकिन बात यहाँ पर तो संपत्ति की थी, जो कि सबको चाहिए। पुत्र और लक्ष्मी पापी को भी चाहिए। होते हैं घर आरती, लक्ष्मी किस बुरी लगती है, और उसमें भी वह लक्ष्मी जो कि खुद उनकी अपनी थील पर सबसे बड़ी मुश्किल थी जितेंद्र जी का सामना करने की, जिसके लिए मन विचलित हो रहा था। ये इतना आसान काम नहीं था कि बरसों से मन में पड़े धूल को एक ही बार में साफ करके उनके सामने खड़ा हो जाया जाए, और उसमें भी जब उसे इंसान के रिस्पेक्ट में कई बार जानबूझकर गलतियां की गई हो। पर अब तो ओखली में कर डालना ही था अपने लिए, न सही अपनी संतान के लिए सही, उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।